नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन गहरी भावना की बात करने वाले हैं, थकान। और ये सिर्फ वो वाली थकावट नहीं है जो दिन भर की मेहनत के बाद होती है। ये कुछ और है, कुछ अलग है। हाँ, ये एक मानसिक और भावनात्मक बोझ है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये एक ऐसी थकान है जो बिना ज्यादा काम किए भी महसूस होती है। एक ऐसा खालीपन जो अक्सर एक मुस्कुराहट के पीछे छिपा होता है। सही बात है। तो आज की इस चर्चा का मकसद इसी एहसास की परतों को खोलना है। तो आइए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। और ये विषय इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये अब सिर्फ एक किसी एक इंसान का एहसास नहीं रह गया है। नहीं, ये एक सामूहिक अनुभव बन चुका है। ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास हर कोई इसी अदृश्य बोझ को ढो रहा है। स्रोत हमें यही समझने में मदद करते हैं कि आज के इस डिजिटल युग में थकान का मतलब वो कैसे और क्यों बदल गया है। ये अब सिर्फ शरीर तक नहीं है। नहीं, ये हमारे मन और हमारी आत्मा तक पहुंच गई है। बिल्कुल। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। स्रोतों में सबसे पहली बात जो सामने आती है वो है पारंपरिक थकान और आज की थकान के बीच का फर्क। पहले मेहनत के बाद शरीर थकता था और नींद से आराम मिल जाता था। हाँ, एक सीधा सा हिसाब था। पर अब तो लोग ऑफिस में कुर्सी पर बैठे बैठे या घर पर सोफे पर लेटे लेटे ही थक जाते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि ये तो बस आलस है। क्या स्रोतों में इस आलस और असली मानसिक थकान के बीच कोई फर्क बताया गया है? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि समाज अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेता है। हाँ। पारंपरिक थकान का एक साफ कारण और निवारण था। आपने शारीरिक मेहनत की, शरीर थका, आपने आराम किया और ऊर्जा वापस आ गई। उस थकान में एक संतुष्टि भी थी। एक अच्छी नींद आती थी। हाँ, लेकिन आज की थकान, जिसे स्रोत संज्ञानात्मक अधिभार या कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं, वो अलग है। ये शरीर की नहीं बल्कि दिमाग की थकान है। और ये इसलिए होती है क्योंकि हमारा दिमाग अब कभी बंद ही नहीं होता। कभी नहीं। उसे आराम करने का मौका ही नहीं मिलता। ये दिमाग का बंद ना होना, ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हम सब इसे महसूस करते ना। रात को बिस्तर में लेटे हुए भी दिमाग में 100 चीजें चल रही होती हैं। पर ऐसा क्यों है? पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? देखिए, इसके पीछे हमारी हमेशा चालू या जिसे ऑलवेज ऑन संस्कृति कहते हैं वो है। अच्छा। एक शोध से ये बात सामने आती है कि एक औसत व्यक्ति आज एक दिन में जितनी जानकारी देखता है उतनी 15वीं सदी का व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में देखता था। पूरी जिंदगी में? हाँ, हमारा दिमाग इतनी जानकारी को प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं है। कल क्या होगा, पैसों का क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, करियर का क्या होगा, इन सब सवालों के साथ साथ अब सैकड़ों नोटिफिकेशंस, ईमेल और मैसेज भी जुड़ गए हैं। तो दिमाग वो एक साथ इतने सारे टैब्स को खुला रखने की कोशिश कर रहा है कि वो हैंग हो जाता है। और शायद इसी वजह से स्रोत इसे विश्लेषण पक्षाघात या एनालिसिस पैरालिसिस की स्थिति भी बताते हैं। मतलब दिमाग हर समय अनगिनत विकल्पों और चिंताओं का विश्लेषण तो कर रहा है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा। ये तो ऐसा हुआ जैसे हम एक ही जगह पर पहिए घुमा रहे हैं, ऊर्जा खर्च हो रही है पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक अंतहीन लूप बन जाता है। हमें सिखाया गया है कि रुकना आलस है, असफल होना गलती है और आराम करना समय की बर्बादी है। तो जब समाज ही आपको लगातार दौड़ने के लिए प्रोग्राम कर रहा हो तो दिमाग को आराम करने का सिग्नल ही नहीं मिलता। और जब दिमाग ही शांत नहीं है तो 8 घंटे की नींद भी उसे रिचार्ज नहीं कर पाती। हम सुबह उठते ही थका हुआ महसूस करते हैं क्योंकि नींद में भी दिमाग अपना काम बंद नहीं कर पाया था। डरते हैं, है ना? इसलिए हम जानबूझकर खुद को व्यस्त रखते हैं। यहीं से शायद वो व्यस्तता का जाल शुरू होता है जिसके बारे में हमारे स्रोत बात करते हैं। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। आज के समाज में व्यस्त रहना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। बिल्कुल। कोई पूछता है कैसे हो तो जवाब आता है बस बहुत बिजी हूँ। हाँ। हम व्यस्तता को सफलता का पर्याय मान बैठे हैं। सही बात है। लेकिन एक समाजशास्त्री का तर्क है कि व्यस्तता अक्सर आलस का ही एक रूप है, विचारों का आलस और बिना सोचे समझे काम करने की आदत। मतलब हम व्यस्तता को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ताकि हमें अपने अंदर के खालीपन और मुश्किल सवालों का सामना न करना पड़े। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब हम दिन भर भागते रहते हैं ताकि हमें रुककर ये ना सोचना पड़े कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ या इस भागदौड़ का असल मकसद क्या है। बिल्कुल। हाँ, और इस खोखलेपन को सोशल मीडिया और तुलना की संस्कृति वो और भी बढ़ा देती है। हम लगातार अपनी असल जिंदगी के बिहाइंड द सीन्स की तुलना दूसरों की सजी सवरी हाईलाइट रील से करते हैं। सही कहा। स्रोत में एक बहुत दिलचस्प अध्ययन का जिक्र था।
उसमें बताया गया कि जब हम दूसरों की सफलता ऑनलाइन देखते हैं तो हमारे दिमाग का वही हिस्सा सक्रिय होता है जो शारीरिक दर्द महसूस करता है। क्या सच में? मतलब जब हम कहते हैं कि तुलना दुख देती है, तो ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल हकीकत है। हाँ, ये तो चौंकाने वाली बात है, पर सच है। ये तो बहुत ही ये एक धीमी गति का भावनात्मक जहर है। हम इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि कोई यूरोप में छुट्टियां मना रहा है, किसी को प्रमोशन मिल गया है, कोई अपनी नई गाड़ी दिखा रहा है। हम बस अच्छे पल देखते हैं, उसके पीछे की मेहनत या संघर्ष नहीं। बिल्कुल। नतीजा ये होता है कि हमारे मन में धीरे धीरे ये भाव घर करने लगते हैं, शायद मैं काफी नहीं हूं, या मैं बाकियों से पीछे रह गया हूं। ये निरंतर तुलना एक धीमे जहर की तरह काम करती है, जो धीरे धीरे हमारी ऊर्जा और हमारे आत्मविश्वास को सोख लेती है। आपको पता भी नहीं चलता और आप भावनात्मक रूप से पूरी तरह थक चुके होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हैं जो असल में है ही नहीं। एग्जैक्टली। ये जो पीछे रह जाने का डर है, ये शायद हमें एक और तरह की थकान की ओर ले जाता है, भावनात्मक थकान। हाँ, आज का इंसान सिर्फ काम से नहीं बल्कि रिश्तों और लोगों से भी थक गया है। स्रोत इस पर भी काफी विस्तार से बात करते हैं। हाँ, और ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। स्रोत बताते हैं कि इसकी एक बड़ी वजह है कि संवाद वो एक तरफा हो गया है। एक तरफा मतलब? लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। हर कोई अपनी बात कहना चाहता है लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। अच्छा। स्रोत में एक महिला का बहुत ही मार्मिक उदाहरण था। वो कहती है कि उसके सोशल मीडिया पर 500 दोस्त हैं। 500? लेकिन जिस दिन उसका प्रमोशन नहीं हुआ और वो दुखी थी, उस दिन उसे ये महसूस हुआ कि उसके पास कॉल करने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं है। उफ। ये कनेक्टेड दुनिया का सबसे बड़ा अकेलापन है। और शायद इसी अकेलेपन की वजह से हम अपनी असल भावनाएं छिपाने लगते हैं। समाज में एक दबाव है कि हमेशा मजबूत दिखो, हमेशा सकारात्मक रहो। हाँ, अपनी परेशानी बताना मतलब दूसरों पर बोझ डालना है। आपने एक बहुत जरूरी शब्द का इस्तेमाल किया, दबाव। मनोविज्ञान में इसे भावनात्मक श्रम या इमोशनल लेबर कहते हैं। इमोशनल लेबर। ये वो अदृश्य काम है जो हम अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए करते हैं ताकि सामाजिक अपेक्षाओं पर खरे उतर सकें। जैसे एक एयर होस्टेस को अपनी निजी परेशानी के बावजूद मुस्कुराना पड़ता है, वैसे ही हम सब अपनी जिंदगी में ये भावनात्मक श्रम कर रहे हैं। ऑफिस में, परिवार में, दोस्तों के बीच हम थके हुए हैं पर कहते हैं सब ठीक है। हम दुखी हैं पर जबरदस्ती मुस्कुराते हैं। तो ये सिर्फ भावनाओं को छिपाना नहीं है, ये असल में एक काम है जो हमारी ऊर्जा खर्च करता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा वजन है जिसे हम हर पल अपने साथ ढोते हैं। स्रोत बहुत साफ तौर पर कहते हैं कि जो बातें दिल में रह जाती हैं, जो आंसू पिए जाते हैं और जो गुस्सा जाहिर नहीं किया जाता, वही धीरे धीरे अंदर जमा होकर एक गहरी, ना दिखने वाली थकान बन जाता है। सही कहा। मजबूत दिखने का ये सामाजिक दबाव हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और उन्हें प्रोसेस करने से रोकता है, और ये दबा हुआ बोझ हमें अंदर से खोखला और थका हुआ बना देता है। तो अब तक की बातचीत से जो तस्वीर बन रही है वो तो काफी निराशाजनक है। हम संज्ञानात्मक रूप से ओवरलोडेड है, व्यस्तता के जाल में फंसे हैं, लगातार तुलना करके खुद को दुखी कर रहे हैं और भावनात्मक श्रम के बोझ तले दबे हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम सब कमजोर हो गए हैं? ये सवाल स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ पर स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली और अलग नजरिया पेश करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं थक जाना कमजोरी नहीं है। ये इस पूरी चर्चा का शायद सबसे महत्वपूर्ण विचार है। हम थकान को हमेशा एक नकारात्मक चीज के रूप में देखते हैं, है ना? एक ऐसी चीज जिसे जल्दी से ठीक करना है। सही, हम इसे एक समस्या की तरह देखते हैं। लेकिन जब मैंने स्रोतों में ये पढ़ा कि इसे एक अलग तरह से भी देखा जा सकता है तो मुझे ये बात बहुत राहत देने वाली लगी। क्या बात थी वो? कि अगर कोई थका हुआ महसूस कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान कमजोर है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसने बहुत लंबे समय तक मजबूत बने रहने की कोशिश की है। बहुत खूब। उसने बहुत कुछ झेला है, अपनी क्षमता से ज्यादा सोचा है और बहुत कुछ चुपचाप सहा है। बिल्कुल। इस नजरिए से देखें तो थकान असल में एक संकेत है, एक अलार्म है जो आपका शरीर और मन आपको दे रहा है। एक अलार्म? हाँ, ये कह रहा है कि बस अब बहुत हुआ। यह आपके सिस्टम का एक तरह का, क्या कहते हैं, सुरक्षा तंत्र है जो आपको पूरी तरह से बर्नआउट होने से बचाने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है कि अब थोड़ा रुकने और अपना ध्यान रखने की जरूरत है। तो अगर ये एक संकेत है तो इसका जवाब क्या है? पारंपरिक सलाह तो यही होती है कि और मेहनत करो, अपना टाइम मैनेज करो और अनुशासित बनो। पर
क्या स्रोत भी यही कहते हैं? नहीं, और दिलचस्प बात यही है, स्रोत इसके बिल्कुल विपरीत बात करते हैं। अच्छा। समाधान खुद पर और बोझ डालना नहीं है। पहला और सबसे जरूरी उपाय है थोड़ा धीमे चलना, अपनी जिंदगी की रफ्तार को जानबूझकर थोड़ा कम करना। ये आलस नहीं है। नहीं, ये जानबूझकर अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना है। दूसरा उपाय है खुद से सच बोलना, ये स्वीकार करना कि हाँ, मैं थका हुआ हूं, मैं परेशान हूं, मुझे मदद की जरूरत है। ये दिखावा बंद करना कि सब कुछ ठीक है। और तीसरा उपाय जो मुझे लगता है आज के प्रोडक्टिविटी कल्चर में सबसे जरूरी है, वो ये स्वीकार करना है कि हर दिन पूरी तरह से उपयोगी मतलब प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं है। ये जो सोच है ना कि हमें अपने दिन के हर मिनट का हिसाब देना है, हाँ, ये बहुत बड़ा दबाव बनाती है। बहुत बड़ा। हाँ, ये प्रोडक्टिविटी का मिथक बहुत थकाने वाला है। इसी संदर्भ में स्रोत की एक बहुत गहरी और सुंदर पंक्ति है, कभी कभी बस जिंदा रहना ही काफी होता है। कभी कभी बस जिंदा रहना ही काफी होता है। हाँ, ये सोच आज के दौर में एक बहुत बड़ी आहत दे सकती है। ये हमें हर समय कुछ हासिल करने, कुछ बनने के दबाव से मुक्त करती है। ये हमें बस होने की इजाजत देती है। ये स्वीकार करना कि कुछ दिन ऐसे भी हो सकते हैं जब आप कुछ भी ना करें, और ये बिल्कुल ठीक है। अपने आप को रिचार्ज होने का समय देना बिना किसी अपराध बोध के, यही शायद इस थकान का सबसे बड़ा इलाज है। तो आज की हमारी चर्चा का सार यही है, अगर बिना किसी खास वजह के थकान महसूस हो रही है, अगर ऐसा लगता है कि ऊर्जा खत्म हो गई है, तो खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमारे स्रोतों ने स्पष्ट किया है, ये व्यक्तिगत विफलता नहीं बल्कि एक सामूहिक चुनौती है। ये आज के दौर की देन है। सही बात है। ये एक संकेत है कि आपने बहुत कुछ सहा है, और इसका पहला कदम है खुद के प्रति थोड़ी नरमी बरतना, थोड़ा दयालु होना। बिल्कुल। और अंत में श्रोता के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। स्रोत हमें धीमा होने का, कुछ चीजों को छोड़ने का सुझाव देते हैं। हम हमेशा अपनी करने वाली कामों की सूची में चीजें जोड़ते रहते हैं। हाँ, टू डू लिस्ट लंबी होती जाती है। पर आज इस पर सोचा जा सकता है, आज ऐसी कौन सी छोटी सी चीज है जिसे अपनी सूची से हटाया जा सकता है, या जिसे कल के लिए छोड़ा जा सकता है, ताकि अपने लिए बस 5 या 10 मिनट का एक सुकून भरा पल निकाला जा सके। जरूरी नहीं कि वो कोई बड़ा काम हो, शायद बस सोशल मीडिया को थोड़ी देर के लिए बंद करना हो, या किसी गैर जरूरी कॉल को ना करना हो। वो एक छोटी सी चीज क्या हो सकती है जो आपको थोड़ी सी सांस लेने की जगह दे।